नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, जो प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें बिंदु ए और बी से तीन प्रतिरोधों के एक एक सिरे को जोड़ा है। इसके एक साइड के सिरों को ए से जोड़ा है, एक साइड के सिरों को बी से जोड़ा है। यहाँ पे एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। अब इसमें हमने एक सेल, इनका संबंध एक सेल से किया है और सेल से जैसे हम इसका संबंध करते हैं तो इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है और कुंजी से हमें चालू कर देते हैं ताकि इसमें से धारा प्रवाहित होने लगे। इस प्रकार मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे हमने इसी का वर्णन किया है। चित्रानुसार सेलों का समांतर क्रम संयोजन प्रदर्शित है जिसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनके पहले सिरे, ये वाले सिरे, इनके पहले सिरे का संबंध बिंदु A से तथा दूसरे सिरे का संबंध बिंदु B से किया गया है। बिंदु A तथा B का संबंध एक सेल से करने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। हमने इनका संबंध एक सेल से कर दिया है यहाँ पर, तो परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है जो तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः I1, I2 तथा I3। तो यह I धारा तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, I1, I2 और I3 में विभाजित हो जाती है। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, तो आता है कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। बस हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इस डायग्राम का, इस चित्र का हमने सिर्फ यहाँ पर वर्णन किया है कि तीन प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है जिनका संबंध एक सेल से किया गया है, उसमें से I धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर जाकर यह धारा तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, I1, I2, I3, और इन रेजिस्टेंसों में से यानी प्रतिरोधों में से निकलती है धारा। तो इस प्रकार ये पूरा परिपथ पूर्ण होता है। तो यहाँ पर कुल धारा हमें प्राप्त हुई है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है। इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए पहले। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूँ, रफ कर दूं मैं इसको। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं जो ये प्रतिरोध लगाए गए हैं, जो भी ये रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, इनमें विभवांतर जो होगा ना वो समान होगा, क्योंकि यह दो सिरों के बीच लगे हैं और समांतर क्रम में लगे हैं, तो विभव हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि, इसके बाद यहाँ से लिखना है यदि प्रतिरोधों का विभवांतर भी हो, तो यदि प्रतिरोधों के मध्य जो विभवांतर है वो टोटल क्या होगा, भी हो, क्योंकि यह एक ही दो बिंदुओं के बीच लगे हुए हैं, इसलिए विभव हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ हमने लिखा है कि यदि प्रतिरोधों का विभवांतर भी हो तो यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से दोस्तों क्या हो जाएगा, ओम के नियम से यह हो जाएगा आपका, पहले हम निकालेंगे कि जो R1 है इसमें कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर R1 से प्रवाहित धारा। तो R1
से प्रवाहित धारा I1 से यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 इक्वल टू, चूँकि कुल विभवांतर V है और ओम का नियम क्या कहता है, V/R, यानी कि विभवांतर और प्रतिरोध का अनुपात धारा के बराबर होता है, यह ओम का नियम कहता है। तो R1 से प्रवाहित धारा I1 बराबर V/R1। इसके बाद हम निकालेंगे कि V जो R2 है, R2 से प्रवाहित धारा, R2 से प्रवाहित धारा I2 बराबर V, तो ये सेम रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा R2। इसी प्रकार R3 से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I3 इक्वल टू V/R3। इस प्रकार से हमने तीनों में से अलग अलग जो प्रवाहित धारा हो रही है, जो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी ये I धारा, वो 3 धारा हमने निकाली हैं कि प्रतिरोध I1 यानी कि प्रतिरोध R1 से I1 धारा प्रवाहित हुई थी, I1 धारा कितनी होगी, V/R1, और R2 से प्रवाहित धारा कितनी होगी, I2 बराबर V/R2। इसी प्रकार R3 से प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा ये कि ओम के नियम से इस प्रकार हमने तीनों I1, I2, I3 की वैल्यू निकाली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे भी आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखते हैं, आगे समझते हैं इसके बाद क्या होता है। तो इसे मैं रब कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके मैं इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसे मैं रब कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हमने देखा क्या है कि समीकरण जो हमारा एक था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, उस समीकरण में I टोटल धारा कितनी थी, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस प्रकार हमारी टोटल धारा थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, इसके बाद यहाँ से लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, I1, I2 और I3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टोटल धारा I बराबर कितनी आएगी, I बराबर आएगी V/R1, I1 की जगह पे हमने ये वैल्यू रखी, और फिर हो जाएगा V/R2, फिर हो जाएगा V/R3। इस प्रकार से हमने I1, I2 और I3 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है और हमारा समीकरण इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है। इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लिखेंगे कि ओम का नियम क्या कहता है कि यदि कुल प्रतिरोध R हो तो क्या होगा, यहाँ भी ओम के नियम से लिख देंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम के नियम से हो जाएगा आपका टोटल धारा I इक्वल टू V/R। तो हमारे यह वैल्यू निकली है कहेगी I की, तो किस चीज़ की निकली, I की निकली है, टोटल धारा कितनी हुई, V/R होगी। अब ये वाली वैल्यू I की जो है यहाँ पे हम रख देंगे I की जगह पर। तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए तो यह बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए का चिन्ह लगा देंगे। तो V/R इक्वल टू इसमें से V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से हमें यह प्राप्त हो जाएगा। V से V को कैंसिल कर देंगे। अब V से V कैंसिल होगा तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा यही जो व्यंजक निकला है, यह व्यंजक प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन का व्यंजक है। इससे यह स्पष्ट है कि कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस लाइन को भी लिख देंगे नीचे, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है। तो इसके नीचे हमें एक लाइन लिखना है कि स्पष्ट है कि कुल
प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और यही हमारा इसका व्यंजक है कि यहाँ पर हम जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, जो भी प्रतिरोध जोड़ेंगे, इनका कुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, इन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। और यहाँ पर हमारा यह व्यंजक समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। यह है आपका इस यानी कि समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध का व्यंजक निकाला है हमने। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।